ओके बच्चा पार्टी, थोड़ा सा साइंस में रिवीजन करेंगे अपन वर्क एंड एनर्जी पे, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक फोर्स एक्ट कर रहा है 7 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट पे, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है भाई साहब, एक फोर्स इज एक्टिंग, a force of 7 Newton. This is basically a force of 7 Newton which is acting on an object. Because of this, the displacement of the force is 8 meters. A force of 7 Newton acts on an object. The displacement say is 8 meters. तो यहाँ पे भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया? 8 मीटर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। ये पूरे डिस्प्लेसमेंट में ये फोर्स एक्ट कर रहा है। व्हाट इज द वर्क डन? आई वर्क डन, बोला 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 जल्दी, राइट, वर्क डन। फोर्स अपॉन क्या? स्पीड अपॉन और कुछ टाइम अपॉन, अपॉन अपॉन ही करते हो तुम।
एक 10 रुपए का लॉक आता है, वो तेरे से लेते नहीं बन रहा है, तू रोज जा रहा है इसकी बिल्डिंग में उसकी बिल्डिंग में साइकिल रख रहा है, तेरी दादी वहां से यहाँ पहुंच गई पैदल और तू अभी तक क्लास नहीं पहुंच पाया। या तो पढ़ना है या तो नहीं पढ़ना है भाई साहब, सिंपल है, ऐसे धक्का नहीं मारना है। और हंसी किस बात की है? जोकर तू है यहाँ पे, लोग तेरे ऊपर हंस रहे हैं, तू किसके ऊपर हंस रहा है? फोर्स अपॉन वेलोसिटी और पता नहीं क्या क्या चटनी बना रहे हैं ओए! शर्मा जी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है भाई साहब आपका? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 7 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, 7 8 56 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मतलब 1 न्यूटन मीटर कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर मतलब जूल्स। ठीक है, दिस विल बी 56 जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? हम क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। A pair of bullocks exerts a force of 140 न्यूटन ऑन अ प्लाव। प्लाव मतलब वो जो हल खींचते हैं। ठीक है, ओके, बैल जो हल खींचता है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितने का है भाई साहब आपका? 140 न्यूटन ऑन अ प्लाव। द फील्ड बीइंग प्लाउड इज 15 मीटर्स लॉन्ग। तो आपका भाई साहब एक्स डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 15 मीटर्स लॉन्ग। हाउ मच वर्क इज डन? कितना वर्क डन हो जाएगा? श्रेया जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, क्या करना है? अरे भाई साहब, ओए नंदिता, देखो 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 इनको भाई साहब जरा। फोर सेंटर डिस्टेंस, वर्क डन एज इक्वल टू फोर सेंटर डिस्टेंस। हाँ सही बोल रहा है भाई साहब, जैसे भी बोले बात बात तो सही है ना। ठीक है, 15 मीटर, पूरा फुल एटीट्यूड के साथ जवाब दे रहा है भाई साहब। अरे बाप रे बाप, न्यूटन मीटर तो ये हो गया भाई साहब। आंसर नहीं दे रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन का वॉर थमा रहा है भाई साहब। ठीक है, 114 और ये हो गया आपका 15। 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 0, 7 + 4 11 2 1, और ये हो गया आपका 0। तो ये हो गया आपका कितना? 2100 जूल्स। ठीक है, 2100 जूल्स। ठीक है, चलिए भाई साहब, रशिया और यूक्रेन ने अपना युद्ध समाप्त कर दिया है इच्छुक के कहने से। ठीक है, kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड is 25 joules। ठीक है, what will be, ये देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे जगह खाली है लेकिन नहीं, हमको तो वही बैठना है भाई साहब। वहां पे एक जन खिचड़ी बनाएंगे और एक जन पापड़ तलेंगे, पूरे कामों को खिलाना जो है ना। Kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity 5 meter per second is 25 joules। What will be its kinetic energy when its velocity is double? ठीक है, तो kinetic energy क्या होता है भाई साहब? फॉर्मूला बताओ। हाँ प्राची, kinetic energy फॉर्मूला, जल्दी जल्दी। अभी पक रही है, अभी रुकिए, हल्दी मसाला डालेंगे भाई साहब, और आपके पापड़ तल के हो गए तो बताइए आंसर कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ ना यार, सिंपल, एकदम फालतू वाला फॉर्मूला है। पटेल साहब, हाँ तिलक, हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डालो, कितनी है? 25। हाफ की जगह पे हाफ, m की जगह पे आपने m डाला, और v यहाँ पे कितनी है भाई साहब? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1/2 m इंटू 25, ये हो गया आपका 25। तो आपका m, ये 25 और ये 25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे m/2 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर मास कितना हो गया? 1 kg। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? मास की वैल्यू कितनी हो गई?
1 kg. What will be its kinetic energy when the velocity is doubled? तो आपका भाई साहब अभी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? What will be the velocity? बोलिए भाई साहब, अभी वेलोसिटी कितनी दी हुई थी? 5, तो अभी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10. ठीक है, तो नाउ द न्यू वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. What will be the kinetic energy? क्या kinetic energy हो जाएगा? हाय जानवी, kinetic energy का फॉर्मूला बताओ. वही सेम, हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, हाफ एम वी का स्क्वायर. तो बताओ अभी क्या हो जाएगा? हाफ एम, देखो इनको जरा, बाप रे बाप. अरे एम ये क्या है? 1 kg. तो ये डालो यहाँ पे 1 kg. तुमने निकाला ना भाई साहब 1 kg. ओके, वी 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 हो नंदिता. घर में चाय कॉफी नहीं बनती है क्या तुम लोग के? यार पी कर आया करो ना. सो रहे हो क्या सबके सब? दिख नहीं रहा है बोर्ड में? ये वी की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू 1 है. वी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? यहाँ लिखा तो मैंने 10. तो ये आपका 10 का स्क्वायर. तो ये हो गया भाई साहब हाफ, इंटू हो गया भाई साहब आपका 100. ये हो गया आपका 50. यूनिट का हो जाएगा. हाँ जी जयसवाल जी, यूनिट. तुम्हारे मेमोरी से सब कुछ इरेज हो जाता है क्या भाई साहब? और हो भी गया रहेगा तो भी यहाँ पे सब दिया तो है. यहाँ पे देख रहा है, देखो थोड़ा भी ना तुम लोग, अगर मैं बोल रहा हूँ ना तुमने वर्क एंड एनर्जी पूरा पूरा भुला दिया होगा, पूरा पूरा भुला दिया होगा, तो भी ये सवाल आराम से बनता है. देखो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल्स. तो और कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ जूल्स बैठाना है, आंसर निकल के. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये तो पता नहीं कब का पढ़ रखा है तुमने. यहाँ पे आपने एम की वैल्यू निकाली 1 kg. अभी आपने स्पीड को कर दिया डबल, मतलब 5 का हो गया 10. 5 का हो गया 10, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? वैसा 50 जूल्स. सिंपल. तो जब आपने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कितनी हो गई? 50 जूल्स की. ठीक है. व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स? तो अभी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और प्राची अभी भाई साहब आप बता दो भाई साहब, वरना ऐसे सर लोग थाप से डेस्क में दे मारो. अरे क्या बोल रहा हूं भाई साहब, पहला वेलोसिटी जो दिया हुआ था वो 5 मीटर पर सेकेंड था. दूसरे में तुमने वेलोसिटी को क्या कर दिया? डबल कर दिया. तो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड. अब मोहतरमा बताएंगे आप इसमें क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स? देखा जी इनका भाई साहब. अरे 3 टाइम्स अगर कर दिया तो कितना हो जाएगा मुनज्जा? बोलो. धन्य हो भाई साहब. 15 ना भाई साहब. ये पहला है केस. दूसरे केस में आपने क्या किया? डबल कर दिया. तीसरे केस में आप ट्रिपल कर रहे हैं. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स? ऐसा है क्या? वहां से दिख नहीं रहा है शायद भाई साहब. मैं देख लूं एक बार. एक मेरी आंखें कमजोर हैं, आपसे कमजोर हैं. दिख तो रहा है यार, दिख तो रहा है. फिर इधर ऑफ है, इसका कुछ नहीं कर सकते. ये सर्किट अगर ऑफ है तो भाई साहब बैटरी भी इंस्टॉल कीजिए वहां पे. ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी हाउ मच? 3 × 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये कितना हो गया? बोलिए 15 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी हियर? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर. कर लो भाई साहब. यहाँ पे हाफ एम की वैल्यू कितनी है निकाल चुके हो 1, और वी का स्क्वायर इधर कितना आ गया भाई साहब? 15. 15 का स्क्वायर कितना होता है? हमका क्या मालूम. 225/2. कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए. ठीक है. ओके, ये कितना हो जाएगा? 2 11 जा 22, 2 2 जा 4. ठीक है, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. यूनिट क्या होगा? जूल्स. बहुत बढ़िया भाई साहब. भाई जानवी तुम किसके ऊपर हंस रही थी? देखो उसने आंसर सही दिया. 112.5 जूल्स. धन्य हो, बहुत बढ़िया. ठीक है. ओके, so this is basically joules. 112.5 joules. Are we clear on this one? Okay, okay, okay. जानवी ऐसे हंसो मत. क्या ये क्या है? गलत है ना भाई. आंसर दे रही है वो.
चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट. A lamp consumes 1000 joules of electrical energy in 10 seconds. What is its power? Huh? पागल है पूरा. A lamp consumes 1000 joules of electrical energy. ठीक है आपका कितना है भाई साहब एनर्जी कितना है यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे आपका टाइम कितना है भाई साहब 10 सेकेंड्स तो पावर कितना हो जाएगा पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी अपॉन टाइम ठीक है तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 1000 अपॉन 10 जूल्स पर सेकेंड तो ये हो गया आपका कितना 100 जूल्स पर सेकेंड तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा जूल्स पर सेकेंड की वैल्यू कितनी होती है 100 वॉट्स ठीक है पावर का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 100 वॉट्स क्लियर है आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम समझ में आ रही है ओके ओके ओके
certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity. तो आपका भाई साहब यहाँ पे मास कितना है 20 kg का, वेलोसिटी इनिशियल कितनी है भाई साहब, इनिशियल कितनी है u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द वर्क डन, कितना वर्क डन हो जाएगा. देखो यहाँ पे आपका वर्क डन कितना होगा, आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हाफ एम यू का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो गया 10, तो ये हो गया 10 इंटू 25, ये हो गया आपका कितना 250 जूल्स. ठीक है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कितना हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिस विल बी हाउ मच, हाफ एम वी का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 20 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया आपका कितना 40 जूल्स. ठीक है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 250, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई साहब 40. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. आपका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने का हो गया 40 जूल का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना का हो गया 250 जूल का, तो ये कितने का आ गया भाई साहब आपका 210 जूल्स माइनस में. अच्छा ये माइनस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस, हर चीज का एक इंडिकेशन होता है, तो माइनस मतलब क्या हो गया, आप फोर्स जो है अगेंस्ट में लगा रहे, एक बॉडी जा रही है वेलोसिटी उसके अगेंस्ट में आप फोर्स लगा रहे हो, उसको रोक रहे. ठीक है. सो तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स. सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज, द वर्क डन बाय द फोर्स इज माइनस 210 जूल्स. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली नेगेटिव साइन, यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क डन इज अगेंस्ट, ठीक है, वर्क डन इज अगेंस्ट द मोशन और फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट द मोशन. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके ओके ओके. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द वर्क हैज डन इन स्लोइंग द बॉडी, तो वर्क आप मूवमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं. ठीक है. ओके ओके ओके. A mass of 10 kg is at a point A on the table. ठीक है. टेबल पे एक मास रखा हुआ है 10 kg का. ठीक है. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by gravitational force? ये सिर्फ निक्षु की बता सकता है, बाकी कोई इतना इंटेलिजेंट है ही नहीं वैसे. ओके. ये आपका भाई साहब मास है 10 kg का, 10 kg का मास है. अभी अभी उसने भाई साहब रशिया यूक्रेन का वॉर रोक दिया. कितने लोग भाई साहब तब से ट्राई कर रहे हैं, मोदी जी ने भी ट्राई किया लेकिन वॉर रुक ही नहीं रहा है. चलिए भाई साहब ये 10 kg का मास है. ठीक है. ये पॉइंट कहां पे है भाई साहब, ए पे है, आप इसको लेके जा रहे हैं बी तक. ठीक है. बी तक लेकर जा रहे हैं. अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल, इट इज मूव टू अ पॉइंट बी इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई साहब. ठीक है. भाई साहब ये है, देखो ये मास ऐसे मूव कर दिया हमने, यहां से यहां मूव कर दिया एक टेबल पे, इसको मूव कर रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर. नेक्स्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, ये मतलब ऐसे आएगा तो ये स्टाइल है, आ जाता है ऐसा, इतने लंबे बाल ऐसे ही. बोलो भाई साहब, स्टाइल है भाई, स्टाइल टॉम क्रूज के बाद यही है भाई साहब. बोलो 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 भाई सुप्रिया, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है. इधर इधर आना आना, इधर आना, खड़े होना. ओके.
ये स्टेशन के एक कुली है, अरे से बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी इनके ऊपर सामान रख दिया हमने, ऐसे सामान पकड़ो 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 भाई साहब, ओ भाई साहब बोझा लेकर जा रही है, इज मूविंग, मूव मूव मूव, ओके। अभी आपसे सवाल है कि ये जो सामान है, ये सामान इतना छोटा नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत बड़ा कोई सामान है, इनके सर पे रख दिया गया है। व्हाट इज द वर्क डन, कितना काम कर रहे हैं ये एज पर फिजिक्स, वर्क डन इज जीरो, ठीक है। बैठ जाइए सर, तशरीफ लाइए, ठीक है। व्हाई इज वर्क डन जीरो, ठीक है, क्यों वर्क डन जीरो है, क्योंकि जब आपका कुली सामान कैरी कर रहा है, ये अपने सर के ऊपर है, ये हो गया आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हो गया इसका मूवमेंट, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला है F into S into cos of theta, where theta is the angle between them। अभी यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 90, ठीक है। F into S मतलब है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया cos of 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, इसीलिए भाई साहब वर्क डन इज जीरो। तो फिजिक्स ये बोल रहा है कि अगर कोई कुली अपने सर के ऊपर बोझा लेकर सामने की तरफ चल रहा है तो वर्क डन बाय द कुली इज जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, वर्क डन यहाँ पे जीरो होगा। तो कौन सा वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि आपने देखो अगर कोई बोझा उठाया है, ये बोझा भाई साहब नीचे की तरफ था, आप इसको ऊपर लेकर जा रहे हो, तो यू आर बेसिकली एक्सर्टिंग अ फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यू आर बेसिकली एक्सर्टिंग अ फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो आप अप्लाई कर रहे हो, दिस इज बेसिकली अ फोर्स अप्लाइड अप्लाइड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज बेसिकली अ फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और आप इसको लेकर चल रहे हैं सामने की तरफ, तो अब इससे आपका कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी सवाल वही है, ठीक है, 10 केजी का मास है, इसको आपने यहाँ तक मूव किया, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में आपने कितना काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ था, इस तरफ था, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, दोनों के बीच में एंगल कितने का आया 90 का, तो भाई साहब आपका cos 90 के हिसाब से आपका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, तो जीरो वर्क डन, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सप्लेन द आंसर, क्योंकि आपका वर्क डन होता है F इंटू एस, एफ हो गया आपका फोर्स, S इज द डिस्प्लेसमेंट और cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, इसीलिए वर्क डन हो गया आपका जीरो, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है, अ सर्टेन हाउस होल्ड, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, हाँ? कौन खड़े, कौन खड़े, अच्छा वो, हम्म। A certain household consumes 250 units of energy, एक यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होता है, इलेक्ट्रिसिटी में एक यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोगों ने देखा है कि नहीं, नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो आपका बिल आता है वो किस पे आता है, आपके कंजम्पशन पे आता है, आप कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो वन यूनिट ऑफ एनर्जी, वन यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, बताइए, वन यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अरे बोलो भाई साहब, 1 किलोवाट आवर, वन यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। अभी यहाँ पे 1 किलो मतलब किलो का वैल्यू होता है 10⁻³ या 1000, ठीक है, वॉट मतलब होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, और आवर मतलब होता है भाई साहब, आवर को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है बोलो 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू कितना बोलो 60 सेकेंड्स, तो 1 आवर की वैल्यू कितनी हो गई 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज हाउ मच 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना 3600 सेकेंड्स, ये कैंसिल, ठीक है, ये हो गया आपका कितना 36 और ये 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 10⁻⁵ जूल्स, ठीक है। तो
इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया आपका 1 यूनिट। अभी यहाँ पे कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है ये फैमिली? 250 यूनिट्स। ठीक है, तो 250 यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 250 यूनिट्स। ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 250 इंटू 3.6 इंटू 2, सॉरी आप यहाँ पे कर लो भाई साहब 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे 36 इंटू 25, ये क्या हो जाएगा? 6 5 30, 5 3 15, 16 17 18, 6 2 12, 3 2 6 1 7, 0 8 प्लस 9 10, 7 प्लस 8 1 9। ठीक है, और यहाँ पे 36 इंटू 250 हो गया ना, ये 36 इंटू 250 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, कितना आ गया भाई साहब? ये 36 इंटू 250 आ गया आपका 9,000 आता है। एक पॉइंट कट गया, यहाँ पे हो गया आपका 900 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। मतलब इसको आप कितने जा रहे हैं भाई साहब? 9 इंटू 10⁸ जूल्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाटी? आर वी क्लियर? ठीक है, दिस वुड बी द यूनिट। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स? तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इन जूल्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। ये भाई साहब मेरा क्या है यहाँ पे? हाँ, 9 इंटू 10⁸ ना। ठीक है, 9 इंटू 10⁸। चलिए भाई साहब, सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज टू अ हाइट 5 मीटर above the ground. What is its potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. चलो फटाफट भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से। हाँ, 10 ले लो, जी की वैल्यू 10 ले लो भाई साहब, क्या है? ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फॉर्मूला, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी एच। ठीक है, एम यहाँ पे कितना है? 40 kg। ठीक है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एच की वैल्यू भाई साहब 5 मीटर। कितना हो जाएगा बोलो? 40 इंटू 10 हो गया आपका 400, 400 इंटू 5, 4 5 से 20। ठीक है, 20 और 20 और 2000। यूनिट क्या हो जाएगा? करना है, यूनिट क्या हो जाएगा? पटेल, यूनिट बता। अभी खुला छोड़ दो इनको भाई साहब, आप मर्डर कर देंगे पूरे कामोटे का, है ना? आ भी जाएंगे आधा फ्राई करके, शोरमा बना के खा जाएंगे भाई साहब। मांसाहारी हो या वेजिटेरियन हो? दोनों हो? अच्छा अच्छा, ये दोनों क्या होता है भाई साहब? ओमनीवोर्स, ओके। ओ दादी बताइए। अरे एनर्जी किस में मेजर होती है भाई साहब? एनर्जी का यूनिट जूल्स। बाप रे बाप भाई साहब, एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल्स होगा। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो गया भाई साहब पहला क्वेश्चन का सवाल आंसर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब कितनी हो जाएगी? 2000 जूल्स। ठीक है, ये हो गया पहला आपका। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अभी ऑब्जेक्ट को भाई साहब आप उस हाइट से गिरने दे रहे हैं, पता नहीं लेकर क्यों गए थे फिर। ठीक है, ओके, चलिए अभी सवाल में लेकर गए तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन कितने हाइट से फेंक रहे हैं भाई साहब? 5 मीटर के हाइट से। 5 मीटर की हाइट से भाई साहब अपन इसको नीचे फेंक रहे हैं। ठीक है, हाफ वे डाउन मतलब कितना होगा? 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर। हाफ वे डाउन मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 2.5 मीटर। ठीक है, तो दिस विल बी 2.5 मीटर।
मुझे बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई विदित, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मास, बहुत बढ़िया, मास, हाँ तू उसकी तरफ देख क्योंकि तू तो बोल नहीं पाएगा कुछ। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है तू बता। अच्छा, मास, आगे वेलोसिटी स्क्वायर, ओके, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। तो देखो जब हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं तो अगर फ्री फॉल करा रहे हैं, ये भाई साहब बॉडी गिरी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, फ्री फॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे u की वेलोसिटी, u आपका जीरो है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी इसकी बन चुकी होगी, है ना, देयर विल बी अ वेलोसिटी। तो हम कौन से वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इस वेलोसिटी की। तो इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपका भाई साहब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो भाई साहब u की वैल्यू कितनी है, क्योंकि फ्री फॉल है तो ये जीरो है। a की वैल्यू क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, ठीक है। और s की वैल्यू क्या है, आई चेयर्स मारते भाई साहब, 2.5, ओके। तो s की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2.5, क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब, ओके। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी जीरो प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2.5, मामला समझ में आ रहा है भाई साहब। 2.5 इंटू 2 हो गया 5, 5 इंटू 10 हो गया 50। v स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, स्क्वायर रूट मत निकालो, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, और काइनेटिक एनर्जी में भाई साहब वी स्क्वायर ही है, काहे तुम उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी का स्क्वायर इस पॉइंट पे, तो ये हो गया हाफ एम की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 40, और वी स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका 50, 20, तो ये हो गया 5 टू जा 10, और यहाँ पे दो जीरो, 1000 जूल्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन is equal to 1000 joules, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। An electric heater is rated 1500 watts. How much energy does it use in 10 hours? चलिए फटाफट करना है भाई साहब। हो गया, कैसे करेंगे मुझे भी नहीं मालूम। इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 1500 वॉट्स, वॉट्स मतलब क्या होता है, किसका यूनिट होता है, पावर, अच्छा भाई साहब, पावर क्या होता है फिर, पावर मतलब भाई साहब तहलका मचाओ, है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, ओके। तो पावर यहाँ पे कितना है 1500
वॉट्स मतलब हो गया जूल्स पर सेकेंड, एनर्जी अपॉन भाई साहब टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर्स, ठीक है। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब 1500 जूल्स पर सेकेंड इंटू 10 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1500 जूल्स पर सेकेंड इंटू 10। अभी 1 आवर में भाई साहब कितना होता है बोलो 60 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट में भाई साहब आपका कितना होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 आवर में आपका कितना हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये क्या हो गया आपका भाई साहब 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपका भाई साहब 10 आवर्स इंटू 3600 सेकेंड्स, तो 1 आवर का भाई साहब कितना हो गया 3600 सेकेंड्स, ठीक है। ये और ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 15 और 36 को मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 15, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 0, 8 plus 6 14, 3 plus 1 4 1 5, ठीक है। सो 540 540 ये हो गया भाई साहब आपका 1 2 3 4 5 इंटू 10 रेज टू 5 जूल्स, ठीक है। क्लियर है 1 2, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 5.4 इंटू 10 रेज टू 7 जूल्स। क्लियर है भाई साहब आपका, आर वी क्लियर? हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूज्ड इन 10 आवर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बोलना है नहीं? चलिए बस अब ये वाला करना है। An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? चलिए फटाफट करना भाई साहब। एक ऑब्जेक्ट है which is moving, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मास is equal to m with a constant velocity, constant velocity है v, ठीक है। How much work should be done in order to bring the object to rest? क्या हो गया फिर देखना भाई साहब, वो अपना काम कर रहा तू अपना कर ले। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v. How much work should be done in order to bring the object to rest? कितना वर्क इसमें होना चाहिए बताइए, कैसे करेंगे इसको? In order to bring the object to rest, अरे जल्दी बोलिए भाई साहब। ओफो, अरे भाई साहब देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि अभी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। ये अभी का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर, ओके। इफ ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी बोलो कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच 0, ठीक है। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा डेल्टा के ई, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 माइनस आपका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर। ये हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट, तो कितना काम करेंगे आप इस ऑब्जेक्ट पे? तो वर्क डन ये आपका इसलिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ओके ओके ओके।
चलो भाई साहब इसको करना है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस which have power of 500 watts each. हो गया, किलोवाट आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स by 4 devices which have power of 500 watts each. क्या हो रहे, बहुत आसान है भाई साहब। अरे यार, यहाँ पे एनर्जी कितना हो गया, एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर कितना है, एक का है 500 वॉट्स, तो चार का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 500 वॉट्स। ठीक है, और भाई साहब कितने घंटों के लिए चल रहा है, 10 आवर्स, 10 आवर्स। ठीक है, अभी आपको अगर किलोमीटर, देखो मीटर को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मीटर को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या करूंगा भाई साहब, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1/1000 किलोमीटर। वैसे ही यहाँ पे ये क्या है भाई साहब, वॉट आवर्स है, 5 इंटू, तो ये आपका कितना है भाई साहब, दिस इज 4 इंटू 500 इंटू 10 वॉट आवर्स। इसको अगर किलो वॉट आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सीधा डिवाइड कर दो 1000 से, जैसे 1000 से डिवाइड किया ये किलो वॉट आवर बन जाए। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई। देखो मीटर है, मीटर को जब किलोमीटर, 1 मीटर है, 1 मीटर को तुम अगर किलोमीटर लिखना चाहते हो तो क्या होगा, 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर, है ना। इसी तरह से 1 वॉट आवर है, इसको अगर तुम भाई साहब क्या करना चाहते हो, किलो वॉट आवर करना चाहते हो तो 1/1000 किलो वॉट आवर, सिंपल। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा आंसर आ रहा था जो किसमें था, वॉट आवर्स में था, इसी को तुम भाई साहब किलो वॉट आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, क्योंकि तुमको यहाँ पे पूछा है एनर्जी किलो वॉट आवर्स में कितना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एनर्जी किलो वॉट आवर्स में कितना है, ना कि वॉट आवर्स। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 20 किलो वॉट आवर्स। तो दिस इज बेसिकली द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इज, एनर्जी इज 20 किलो वॉट आवर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। When a body falls freely towards the earth, then its total energy, जब एक बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है फ्रीली, बोलो भाई साहब टोटल एनर्जी क्या होगा, हाँ, कभी भी टोटल, देखो ऐसा है कि अगर समझ लो ये बॉडी है कोई, ठीक है, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, क्योंकि तुम्हारा हाइट 0 हो गया यहाँ। ठीक है, लेकिन ऑल थ्रू दिस मोशन द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो थ्रू आउट द मोशन व्हेन अ बॉडी इज बेसिकली फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड्स, थ्रू आउट द मोशन
the value of total energy is going to remain constant. पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा से जीरो होगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब क्या होगा, व्हेन इट इज मूविंग डाउन दिस विल मूव फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, मैक्सिमम टू जीरो। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा भाई साहब, जीरो से मैक्सिमम, जीरो टू मैक्सिमम, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। टोटल एनर्जी वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। सो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। तुम्हारा साइंस का क्या है भाई साहब, पूरा आने वाला है, बोला है ऐसा नहीं, तुम लोग का नहीं, तो क्या सिलेबस क्या है फिर, वही टर्म टू का जो पूरा आएगा वही पूरा आएगा ना। पूरा टर्म टू ही आएगा ना भाई साहब, हाँ पूरा टर्म टू आएगा ना सब में, बढ़िया भाई। हिस्ट्री का टर्म टू कैसे मालूम चलेगा, कहाँ से, साइंस का तो मालूम चलता है, टर्म वन टर्म टू ऐसे डिवाइड है ना, इंडेक्स में डिवाइडेड है कि नहीं है, नहीं है, तो कहाँ से, कौन कौन से चैप्टर थे टर्म टू में, साइंस वन साइंस टू सब में, कोई मेरे को भेज सकता है क्या आज टर्म टू में क्या क्या है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा यार। ओके, अ कार इज एक्सीलरेटेड ऑन अ लेवल रोड, मुझे ओके चलिए भाई साहब मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे, साइंस साइंस वन का, ठीक है, जानवी कल लिख के लाना भाई साहब, ठीक है। साइंस टू का रिकॉर्ड हो रहा है भाई साहब, ये नहीं लाएंगे ना भाई साहब, फिर देखो साइंस टू का भाई साहब नैन्सी, ठीक है। और भाई साहब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सुप्रिया शर्मा, ओके चलिए भाई साहब। ज्योग्राफी श्रेया, ठीक है, श्रेया पवार, ओके। और भाई साहब क्या बचा, और क्या बचा, मैथ्स तो हाँ, चलिए इनका तो मैथ्स पूरा आ रहा है, आप लोगों का मैथ्स, मैथ्स वन और मैथ्स टू भी है ना तुम्हारा, अलजेब्रा ज्योमेट्री ना, मैथ्स वन का, मैथ्स वन का नंदिता, ओके नंदिता। और भाई साहब मैथ्स टू का, मेरे को कल ये नहीं मिला ना, फिर देखना बच्चा, मजा आएगा, हाँ मुनज्जा, ठीक है। तेरे ये नाम लिखा हुआ है भाई साहब, रिकॉर्डेड है, साइंस वन का जानवी, टर्म टू का चाहिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टर्म टू का लिख कर लाएंगे आप बाकायदा, ठीक है। अगर आपके इंडेक्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मेरे को नहीं लगता इंडेक्स में है सेपरेट, ठीक है। तो साइंस वन जान साइंस वन भाई साहब जानवी, साइंस टू भाई साहब नैन्सी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इसका सुप्रिया, ओके। ज्योग्राफी भाई साहब कौन, जया, ओके। मैथ्स वन का भाई साहब ये कौन है, नंदिता, और मैथ्स टू का मुनज्जा। कल नहीं मिला ना भाई साहब, फिर देखना, ओके। लड़कों को इसलिए नहीं दे रहा हूं, इनको इनको शायद मालूम ही नहीं बुक कौन सी है, पता चला भाई साहब हिस्ट्री की जगह पे साइंस की बुक खोल ली, बस कह रहा है तेरे ऊपर एप्लीकेबल है, एक निक्षुक को छोड़ दिया ये, ओके। A car is accelerated on a level road and attains a velocity of 4 times its initial velocity, ठीक है। तो एक कार भाई साहब जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब इसका लेट से इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 4 times इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब, हाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी चलो जल्दी जल्दी फटाफट, a car is accelerated on a level road and attains a velocity, लिखा तो है भाई साहब 4 गुना ज्यादा, तो अगर अभी वेलोसिटी u है तो 4 गुना ज्यादा क्या होगा, क्या कैलकुलेशन हो रहा है, बाप रे बाप। प्राची, हाँ 4, बस 4, 4 क्या,
से 4। तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? 14। तो 4 गुना उम्र जब होगी तो कितनी होगी? मैं बोल रहा हूँ 4 गुना की जब हो जाओगी उम्र, कितना हो जाएगा? 18। वाह भाई साहब, यही तो चाहिए। 4 गुना उम्र तुम्हारी 18 होगी। 14 अभी है तो 4 गुना उम्र मतलब कितनी होगी? 4 इंटू 14 होगा ना। हाँ, बहुत हंसी आ रही है। 4 गुना उम्र तुम्हारी कितनी होगी? मैं बोल रहा हूं अभी तुम्हारी उम्र अगर 14 है तो 4 गुना उम्र मतलब 4 इंटू 14 होगा ना। 4 प्लस 14 थोड़ी होगा, तो 4 साल बड़ी हुई तुम। ठीक है, 4 इंटू 14 होगा। तो अभी अगर तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी u है तो 4 गुना वेलोसिटी कितनी होगी? 4 इंटू यू ना भाई साहब, समझ में आ रहा है? 4 गुना, ठीक है, 4 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 4u। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। और दूसरों के हंसने के लिए एम्बेरस मत हो। एक जो लोग पागल है उन लोग ही ज्यादा हंसते हैं, वो एम्बेरसमेंट का कारण नहीं है। लेकिन आप अगर ये नहीं बता पा रहे तो रियल प्रॉब्लम है। आप समझ नहीं चाहिए पा रहे चीजों को कि 4 टाइम्स मतलब क्या हो गया? 4 गुना। 4 गुना मतलब तुम्हारा उम्र अभी अभी अगर 14 है तो 4 गुना उम्र मतलब 4 इंटू 14 होगा। ठीक है, अगर अभी इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अटेन से वेलोसिटी 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स की वेलोसिटी अटेन कर रहा है तो ये 4 ही हो जाएगा। ठीक है, in this process the potential energy of the car, potential energy does not change, becomes twice to that of the initial, becomes 4 times that of the initial, becomes 16 times that of the initial। right? पटेल, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? अरे भाई साहब, कोई कार है भाई साहब ऐसे जा रही है रोड पे, ठीक है, दिस कार इज एक्चुअली मूविंग ऑन अ रोड। ये कार भाई साहब मूव हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी थी u, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 4u। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? फॉर्मूला क्या है? mgh। ठीक है, m इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे हाइट कितना है और यहाँ पे हाइट, क्या हाइट में कोई चेंज आया है? नहीं, यहाँ पे भी हाइट 0 है, यहाँ पे भी हाइट 0 रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इट डज नॉट चेंज। ठीक है भाई साहब, आपके हाइट में जब तक कोई चेंज नहीं आएगा पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आंकड़े दिए गए हैं कि भाई साहब इसका वेलोसिटी 4 गुना ज्यादा हो गया है, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ेगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई साहब? व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये कितना हो जाएगा भाई साहब? u, दैट इज हाफ एम यू का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये कितना हो जाएगा भाई साहब? हाफ एम 4u का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? बोलो, हाफ एम 16u का स्क्वायर। तो ये हो गया 8u का स्क्वायर। ये हो गया आपका 8u का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यहां पे आप बोल सकते हैं भाई साहब चेंज हुआ है। ठीक है, ये 8u का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 8mu का स्क्वायर है, और यहाँ पे भाई साहब हाफ mu का स्क्वायर, यहाँ पे चेंज हुआ है। बट पोटेंशियल एनर्जी हैज नॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द हाइट। ठीक है, इट रिमेन्स द सेम। नेगेटिव वर्क डन कब होगा भाई साहब? व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला? फटाफट है, जल्दी बताओ, विदित जल्दी जल्दी। हाँ, एनर्जी, फोर्स का एनर्जी बाय टाइम से क्या लेना देना? वर्क डन की बात कर रहा हूं यहां पे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। अभी हमने पढ़ा ना भाई साहब, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? आपको मैंने बोला था कि कुछ वैल्यूज याद रखिए। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। इन तीनों को याद रखोगे तो ही काफी है। ठीक है, मोर देन एनफ।
ओके, अभी आपको यहां पे बोला जा रहा है नेगेटिव वर्क डन। तो वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव कब होगा? वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव कब होगा? जब F इंटू एस और ये वाले जो थीटा है ये क्या हो? 180। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका cos 180। तो मतलब आपका ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों के बीच में अगर एंगल है 180 डिग्री का, तब जाकर आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, दिस विल बी वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन विल बी नेगेटिव। वर्क डन will be negative when angle between force and displacement, when angle between force and displacement is 180 degrees। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल है जहां पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा है? बताइए। नहीं, एग्जांपल देने की बात कर रहा हूं आपको कि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। अरे भाई साहब, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह होता होगा। स्पोर्ट्स में एक वॉर ये होता है, टग ऑफ वॉर होता है। देखो, टग ऑफ वॉर। ठीक है, अभी समझ लो ये टीम है, यहाँ पे 3 लोग है, यहाँ पे 3 लोग है, भाई साहब खींच रहे हैं इसको। ठीक है, ये समझ लो ये जो आपका मिडिल पॉइंट है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा। तो अभी ये वाले जो लोग हैं ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये वाले जो लोग हैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। समझ लो ये टीम ए है और ये टीम बी है। टीम बी ज्यादा पावरफुल है लेट्स से, तो आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है। टीम ए फोर्स इस तरफ लगा रही है, टीम ए के लिए बोल रहा हूं मैं, टीम ए फोर्स इस तरफ लगा रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है भाई साहब? इस तरफ हो रहा है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। वर्क डन आपका नेगेटिव हो गया। क्या समझ में आ रहा है वर्क डन नेगेटिव का कॉन्सेप्ट? मतलब फोर्स इस तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है भाई साहब, क्योंकि दूसरा वाला टीम इस पे भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो फोर्स इस तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन इंस्टेंस वेयर वर्क डन बिकम्स नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? और कोई जगह जहां पे वर्क डन नेगेटिव होती है? एनी अदर प्लेस वेयर इन वर्क डन इज नेगेटिव? ऐसा कोई भी फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो वहां पे वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, आपने भाई साहब किसी बॉल को ऊपर फेंका है, ठीक है, सो यू हैव अप्लाइड अ फोर्स इन ऑर्डर टू बेसिकली, ठीक है, अभी ये बॉल जब ऊपर जा रहा है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा जा रहा है? ऊपर की तरफ। जब तक ये ऊपर जा रहा है, एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन जब तक ये ऊपर जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया? 180 डिग्री का, तो इसलिए नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अ बॉडी which is thrown vertically upwards against the gravitational force is also undergoing negative work done। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? These are instances when work done will be negative। So in case of negative work done, the angle between the force and the displacement ये कितना हो जाएगा? Angle between force and displacement is 180 degrees। Clear है? Are we clear on this one people? आपको cos की इतनी सारी वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 180 की वैल्यू -1। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दीज थ्री बिकॉज दीज आर the ones which will actually give you the positive or negative direction or zero work done। चलिए इसको करना है भाई साहब। एन आयरन स्पीयर ऑफ मास 10 केजी। ठीक है, एक आयरन स्पीयर है जिसका मास भाई साहब आपका है 10 केजी। ठीक है, दिस इज बेसिकली 10 केजी और द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्पीयर। तो आपका सेम डायमीटर मतलब दोनों का सेम साइज है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एल्यूमिनियम, ये आपका 3.5 केजी का, ये है एल्यूमिनियम, ये है आयरन।
ठीक है, an iron sphere of mass 10 kg and an aluminum sphere of mass 3.5 kg both are dropped, ठीक है, an iron sphere of both spheres are dropped simultaneously from a tower, एक टावर से हमने इसको ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है, when they are 10 मीटर above the ground, तो समझ लो ये ग्राउंड का लेवल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल, और अपन ने भाई साहब यहाँ पे लेट्स से ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 10 केजी का, ठीक है, दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड, तो अभी भाई साहब ये कितने मीटर अबव द ग्राउंड है भाई साहब, 10 मीटर, समझ में आ रहा है, ये 10 मीटर है अबव द ग्राउंड, यहाँ पे क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, जब दोनों 10 मीटर है अबव द ग्राउंड, दोनों पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी, जी की जितनी भी वैल्यू लें आप, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, तो यहाँ पे भी जी लग रहा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे कितना लगेगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, throughout the motion the acceleration which is acting on a body is absolutely irrespective of its mass, उसके मास से कोई लेना देना नहीं है, एक एक हाथी को आप अगर नीचे फेंकेंगे या एक छोटे से धूल के कण को अगर नीचे फेंकेंगे, both will have the same acceleration due to gravity, ठीक है, और इस चीज को जिस बंदे ने प्रूव किया था उसने अपने जीवन को दांव पे लगाया था भाई, ठीक है, द पर्सन्स नेम वाज गैलीलियो, सो पेरिस में एक टावर है जिसको हम लीनिंग टावर ऑफ पीसा बोलते हैं, ठीक है, इस लीनिंग टावर ऑफ पीसा से उन्होंने बोला कि अगर मैं एक बहुत बड़े पत्थर को और एक छोटे पत्थर को दोनों ही सेम टाइम पे नीचे फेंकूं तो दोनों का पहुंचना सेम टाइम पे होगा, when they both will arrive on the earth they both will land on the ground at the same time, तो उस टाइम के महाराजा ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, एक का वेट मास ज्यादा है तो वो ज्यादा जल्दी गिरेगा, ये ज्यादा कम में गिरेगा, बोला नहीं दोनों एक टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए और अगर ऐसा नहीं हुआ कि दोनों एक टाइम पे पहुंचे तो हम अगले में आपको गिरा देंगे, ठीक है, तो सोचिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसको प्रूव किया था, ठीक है, ये प्रूव कर रहा है कि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पे इंडिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, हाँ कहीं कहीं पे आप बोल सकते हैं कि भाई अगर मैंने एक रुई को फेंका या समझ लो एक चिड़िया का जो वो ये होता है फेदर, वो तो भाई साहब बहुत आराम से नीचे आएगा, लेकिन उसका आने का कारण दूसरा है, उसके आने का नीचे आने का कारण दूसरा इसलिए है क्योंकि ये अगर समझ लो एक फेदर है, इस फेदर पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट करता है, ठीक है, एयर उसको हल्का बनाता है, जैसे आप नीचे जो लोग एरोप्लेन से कूदते हैं वो लोग पैराशूट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एयर का प्रेशर आएगा, इसलिए जो बहुत जोर से गिर रहा होगा नीचे उसने अगर पैराशूट ओपन कर लिया तो उसकी वेलोसिटी धीरे हो जाएगी, ये धीरे होने का मतलब क्या है, क्या उसका वेट कम हो गया, नहीं, ये धीरे होने का मतलब ये है कि अभी उस पे भाई साहब एयर का रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, तो ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है और ये बड़े वैक्यूम चेंबर में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है, शायद मैंने आपको ये फॉरवर्ड भी किया था, ये एक्सपेरिमेंट में एक बहुत बड़े वैक्यूम टावर में, वैक्यूम टावर मतलब जहां पे एयर नहीं है, वहां पे एक लोहे के बॉल को और एक फेदर को एक साथ ड्रॉप किया गया और ये देखा गया कि वाकई में दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे, ठीक है, जहां पे एयर नहीं है वहां पे एक लोहे का बॉल और एक फेदर दोनों भी सेम टाइम पे पहुंच रहे, दे आर लैंडिंग एट द सेम टाइम, ठीक है, हाँ अगर आपने इसको एयर में फेंका तो फेदर आपको आराम से भाई साहब डोलते डोलते नीचे आएगा क्योंकि उस पे एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है, ओके, तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें आयरन स्फीयर ऑफ मास 10 kg एंड द सेम डायमीटर एंड एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास दिस मच, ठीक है, बोथ स्फीयर्स आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड दे हैव द सेम एक्सीलरेशन, इनका एक्सीलरेशन सेम होगा, 10 मीटर क्यों हो, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन सेम, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन सेम, ऑल थ्रू आउट द मोशन दे विल एक्सपीरियंस द सेम एक्सीलरेशन दैट इज जी, अभी जी की वैल्यू 9.8 या 10 वो दी रहेगी आपको, when they are 10 मीटर above the ground they have the same acceleration, अभी मोमेंटा क्या होता है भाई साहब, मोमेंटा होता है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होती है भाई साहब क्या, मास इनटू वेलोसिटी, क्या दोनों का मास सेम है, नहीं, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम होगी लेकिन मास सेम नहीं है इसलिए मोमेंटम भी सेम नहीं होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई साहब,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। चलिए h दोनों का सेम हो गया, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। जी दोनों के लिए सेम है, लेकिन क्या मास दोनों के लिए सेम है? नहीं भाई साहब, एक का 10 केजी, एक का 3.5 केजी है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम होगा? नहीं, ये भी दोनों का सेम नहीं होगा भाई साहब, ये सेम नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई साहब? हाफ एम वी का स्क्वायर। ये जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों के लिए सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि भाई साहब आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होता है भाई साहब? वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पे भाई साहब आपका u क्या है? 0 है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह पे क्या लिखेंगे? g, और ये h है ना, वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो अभी वी स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहाँ पे वी स्क्वायर का कोई डिपेंडेंसी मास के साथ नहीं है। 2 दोनों के लिए, g भी दोनों के लिए और h भी दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों का v जो है तो सेम हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर सेम हो जाएगा, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। तो हाफ m1v का स्क्वायर होगा, दूसरा क्या होगा? हाफ m2v का स्क्वायर होगा। इसके वजह से दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। बोथ विल नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एज वेल। So the only thing that will be the same for both of them will be the acceleration due to gravity. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Are we clear on this one? Okay, okay, okay. Okay, चलिए भाई साहब, a girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meters on a leveled road, ठीक है। The work done against the gravitational force will be, एकदम हलवा सवाल है भाई साहब। हाँ, क्यों? हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन 0 क्यों हो जाएगा? अरे बोलो हो, सही है आंसर, 0 क्यों होगा? 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है? ग्रेविटेशनल फोर्स भाई साहब, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में भाई साहब कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू हमको मालूम है क्या होती है? 0। सो देयरफॉर इसका चाहे जो भी वैल्यू हो, इसका चाहे जो भी वैल्यू हो, लेकिन क्योंकि इसका वैल्यू 0 है और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वर्क डन विल बी 0, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग, कोई भी ऐसा, जैसे अभी हमने इनको दिखाया कि ये कुली बने बैठ रहे थे, तो आप भाई साहब इधर सर पे बोझा उठाए या बैग ऐसे बोझा उठाए, आप भाई साहब काम किसके अगेंस्ट कर रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। जब भी आप किसी चीज को ऊपर उठाते हैं, कितने भी हाइट पे ऊपर उठाएं, तो आप किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में अगर आप काम करें तो फोर्स किस तरफ अप्लाई कर रहे हैं? इस तरफ, और आप डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो फोर्स आपका ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और अगर ऐसा है तो आपका भाई साहब वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? ओके, so this will become 0 0 0. Okay, okay, okay. Which of the following is not the unit of energy? कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं होगा? एनर्जी का यूनिट पहले क्या होता है ये बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। जूल्स, वेरी गुड। तो क्या ये एनर्जी का यूनिट नहीं होगा? ये तो होगा भाई साहब, है ना। तो ये तो आंसर रॉन्ग हो गया भाई साहब आपका। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं होगा। अच्छा, जूल्स बेसिकली होता क्या है? हाँ, जूल्स क्या होता है? वेट। बहुत बढ़िया भाई साहब, ऐसे 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 भी कर ले भाई साहब थोड़ा। 1 जूल की वैल्यू होती है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो अगर आप 1 जूल लिख रहे हैं या 1 न्यूटन मीटर लिख रहे हैं, बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ पे ये वाला भी क्रॉस हो गया भाई साहब, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है।
ये वाला भी नहीं होगा। किलोवाट, किलोवाट कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब, किलो, किलो को छोड़ दो, किलो मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। वॉट मतलब क्या होता है? 1 वॉट इज इक्वल टू, बोला, वाट ही लगा देंगे भाई साहब, ये पढ़ाई का, 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। यहाँ पे जूल के साथ सेकेंड भी आ गया। इसको छोड़ो, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल यूनिट क्या हो गया यहाँ पे? जूल पर सेकेंड। अभी किलो वॉट है, जूल पर सेकेंड। क्या जूल और जूल पर सेकेंड एक ही चीज है? नहीं। तो ये वाला भाई साहब हो जाएगा। अभी आते हैं किलो वॉट आवर पे, ठीक है। देखो, किलो वॉट आवर, अभी किलो वॉट, चलो इसको तो हो गया 10⁻3। वॉट मतलब क्या हो गया? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। आवर को भाई साहब आप किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में। और इसके चलते आप क्या करेंगे? 60 × 60 सेकेंड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेकेंड और सेकेंड कट गया, तो आपका यूनिट में क्या आ जाएगा? जूल्स आ जाएगा। तो अगेन दिस विल ऑल्सो नॉट बी करेक्ट। ये भी जूल्स है, ये भी जूल्स है, और ये भी जूल्स ही है। दिस इज द ओनली वन विच इज नॉट इन जूल्स, किलो वॉट, क्योंकि यहाँ पे जूल्स पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। वॉट मतलब होता है आपका जूल्स पर सेकेंड, सो ऑब्वियसली ये जूल्स के बराबर नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, आज के लिए माफ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।